This one is the third part of this paper in which we discuss section C. Section C include total 7 problems. We are going to find out how to write answer of all these problems given in this section. The question start with question number 22. It include total 3 parts. The first part is how many EDTA molecules are required to make an octahedral complex with calcium 2 plus ion. अब यहाँ पे इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप जानते हो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वो कुल 6 बनते हैं। अब जो 6 बॉन्ड होंगे उनको आप या तो मोनोडेंटेट लिगेंड से बना लो या फिर डाई से ट्राई से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो यहाँ पे EDTA है, दिस वन इज द हेक्साडेंटेट लिगेंड, और जब ये हेक्साडेंटेट होगा तो ये एक ही लिगेंड यहाँ पे 6 बॉन्ड बना लेता है। इसलिए पर मॉलिक्यूल इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, 1। इसलिए इसका आंसर लिख देना है 1। इसका बी पार्ट है राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड दिस। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर दो दो है, और इनका नाम लिखने का तरीका आपको पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसका एक वीडियो भी अलग से हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जितने भी लिगेंड है दोनों में, दोनों के ऊपर चार्ज आता है। तो इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और जिसमें एक न्यूट्रल होता है और एक के ऊपर चार्ज होता है उसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर चार्ज है, तो दोनों यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे दोनों का जो चार्ज होगा वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। इसलिए जितना चार्ज यहाँ पे आएगा उतना ही चार्ज इसके ऊपर आता है। इसी न्यूट्रलिटी ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। तो सबसे पहले क्रोमियम और जिंक में आपको आइडेंटिफाई करना होता है किसी एक को जिसका चार्ज आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स में फिक्स रहता है। तो जिंक का आपको पता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है, ठीक है, क्योंकि वो +1 शो नहीं करता और +2 से ज्यादा भी शो नहीं करता। तो यानी कि जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग +2 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जब जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लिखोगे, क्लोरीन का -1 होता है और 4 का -4 होगा, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा +2। इसी को यूज करोगे तो आपको यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है और NCS का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। क्रोमियम का निकालना है तो लिखोगे x प्लस -1 और ये मिल के टोटल चार्ज +2 होना चाहिए। तो यहाँ से जब x कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा +3, मतलब क्रोमियम का यहाँ पे चार्ज +3 है। अब हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे आप 5 बार अमाइन है तो लिखना पड़ेगा पेंटा अमाइन। उसके बाद ये जो NCS है इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट, तो लिखना है आइसोथायोसाइनेट। उसके बाद ये क्रोमियम है तो क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आपने बता दिया। उसके बाद अब इसका नाम लिखना होगा तो लिखोगे टेट्रा क्लोराइडो। उसके बाद यहाँ पे जो मेटल होता है उसका नाम बदल जाता है क्योंकि उसके पहले ये पूरा कैटायन की तरह बिहेव करेगा पहला कॉम्प्लेक्स, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा जिंकेट और सेकंड लिख देना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने 2 कंसीडर किया हुआ है। ये इसका पूरा हो जाएगा नाम। चलिए हम लोग चलते हैं सी पार्ट पे। कमेंट ऑन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCl4 पे 2-। चलिए बस मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्कस करना है। तो यहाँ पे निकल है +2 स्टेट में, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकालोगे तो लिखोगे -4 प्लस x इक्वल टू -2, x आ जाएगा +2, ठीक है। तो सबसे पहले निकल का लिखेंगे, निकल 28 होता है तो आएगा 3d8 और 4s2। जब निकल +2 स्टेट में लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर हो जाएंगे तो आ जाएगा 3d8, और 3d8 का जब इलेक्ट्रॉनिक आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे d ऑर्बिटल के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। और जो क्लोरीन यहाँ पे है ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 2 आपको मिलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है तो वो होता है पैरामैग्नेटिक, इसलिए आपको लिख देना है मैग्नेटिक बिहेवियर इसका होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसमें फर्स्ट पार्ट है इफ 0.01 m solution of an electrolyte has the resistance of 40 ohm in a cell having the cell constant this, find the molar conductance in ohm inverse centimeter square per mole, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो आप लिखते हो R इक्वल टू रो L बाई ए, और इसी रो को हम लोग लिख देते हैं 1/k L बाई ए। तो यहाँ जब k लिखोगे तो आप लिखोगे L बाई ए बाई R। तो इसको आप सॉल्व कर दो। L बाई ए सेल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है कितना, 0.4, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 40। इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 0.01, ठीक।
अब ये कप्पा है, इसको यूज करेंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए। तो डेल एम इक्वल टू लिखोगे, ये डेल एम एट कंसंट्रेशन सी निकाल रहे हो, कप्पा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन, कप्पा की वैल्यू 0.01 इंटू 1000 कर देंगे, नीचे कंसंट्रेशन भी 0.01 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1000 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट का। बी पार्ट है, हाउ डज द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट चेंज व्हेन द लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज। अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग की कंडीशन में डेंसिटी आपसे पूछ रहा है, और डिस्चार्जिंग कंडीशन में होता क्या है कि जो लेड होता है और लेड ऑक्साइड दोनों सल्फेट आयन को यूज करते हैं और बनाते हैं लेड सल्फेट, और जब लेड सल्फेट बना लेंगे तो ये रिलीज करते हैं वाटर। तो सबसे पहले तो आपका जो सोल्यूशन था उस बैटरी के अंदर, उसका यहाँ पे H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे वाटर फॉर्म हो रहा है। जब वाटर ज्यादा बनेगा और इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम भी होता जाएगा तो जो सोल्यूशन होगा और ज्यादा क्या होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। तो आपको लिख देना है कि जो डेंसिटी होगी वो लेस हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। When benzene react with CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3 to give A react with 1 mole of Cl2 in presence। यहाँ पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में। आपके पास बेंजीन है और बेंजीन का रिएक्शन कराया गया CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो A बना। फिर कह रहा है ए का रिएक्शन करा गया Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बी बन गया। बी ऑन रिएक्शन विद KCN, और बी का रिएक्शन जब KCN के साथ कराते हैं तो सी बनता है। सी ऑन हाइड्रोलिसिस, सी की जब हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो बन जाता है डी। सी ऑन रिडक्शन विद Na, सी का जब हम रिडक्शन कर देते हैं Na C2H5OH के साथ तो ई बनता है। तो यहाँ पे इनको फाइंड आउट करना है कि ये सब है क्या। तो ठीक है, पहला रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। जब बेंजीन पे इसका रिएक्शन कराओगे तो इस पे एल्काइल ग्रुप आएगा, तो जो ए होगा होगा बेंजीन पे CH3। ठीक, अब यहाँ पे जब Cl2 सनलाइट से रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है, जो स्टेट चेन होता है उसका सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये क्लोरीन यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के इस पे अटैच होगा, तो बन जाएगा आपका बेंजाइल क्लोराइड मीन्स CH2Cl। ठीक, अब इसका KCN से रिएक्शन कराते हो तो ये क्या करता है, Cl हटा के Cn लगाता है, तो जो C होगा आपका वो होगा बेंजीन पे CH2 और देन Cn। अब जब इसका आप कराते हो हाइड्रोलिसिस तो Cn डायरेक्ट कन्वर्ट होता है एसिड में, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, CH2 और COOH, तो ये डी हो गया आपका। ठीक, अब इसी का आपको कराना है रिडक्शन, तो जब इसका रिडक्शन कराते हो तो क्या होता है, ये Cn को कन्वर्ट करता है CH2NH2 में, तो ये प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। तो बेंजीन पे आपको लिखना होगा CH2, और Cn का जो C होगा वो भी CH2 में कन्वर्ट होगा, और ये NH2, ये हो जाएगा E। इस तरीके से पूरा ये प्रोडक्ट आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। On electrolysis in acidic solution, amino acid migrate towards cathode, while in alkaline solution these migrate towards anode। तो ऐसा क्यों होता है उसको देख लीजिए। तो जब आप अमीनो एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो आप इसका एक्वस सोल्यूशन यूज करते हो, और आपको पता है कि जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें अमीनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में होता है। तो पहले इसका हम ज्विटर आयन बना देते हैं, तो CH पे CH3, जो एसिडिक ग्रुप होता है वो COO माइनस के फॉर्म में होता है, और जो NH2 ग्रुप होता है वो NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, क्योंकि एसिड का जो प्रोटॉन होता है उसको जो अमाइन ग्रुप होता है वो रिसीव किया रहता है। ठीक है, दिस वन इज द ज्विटर आयन। अब इसको आपको पास करना है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, तो क्या होगा, किसकी तरफ ये जाएगा, यही आपसे सवाल कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम एसिडिक मीडियम यूज करते हैं। तो जब एसिडिक मीडियम यूज करोगे तो वहां पे प्रोटॉन रहेगा सोल्यूशन के अंदर, और उस प्रोटॉन को ये एसिडिक ग्रुप रिसीव करता है, और रिसीव करेगा तो बनाएगा क्या, NH3 पॉजिटिव, ऐसे ही रहेगा, ये CH हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा COOH। मतलब जो ज्विटर आयन था अभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है वो किधर भागता है, कैथोड की तरफ, इसलिए इसकी शिफ्टिंग किधर हो जाएगी, एट कैथोड, इसलिए कैथोड की तरफ ये मूव कर जाता है व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट इन एसिडिक मीडियम। ठीक, अब इसी को बेसिक मीडियम में हम लोग यूज कर लेते हैं। तो जब बेसिक मीडियम में आप यूज करते हो तो सोल्यूशन में बहुत ज्यादा OH माइनस रहेगा, तो अपना जो प्रोटॉन होता है ये इसको प्रोवाइड कर देता है, और प्रोवाइड कर देगा तो ये इसको यूज करके वाटर बना लेगा, एंड दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे COO होगा इसके चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
मतलब बेसिक मीडियम में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और जब ये नेगेटिव चार्ज रहेगा तो किधर शिफ्ट करेगा, एनोड की तरफ, इसलिए इसका माइग्रेशन एनोड की तरफ हो जाता है। यही आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक, चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच स्टेबलाइज एल्फा हेलिक्स इन प्रोटीन। जो एल्फा हेलिक्स होता है वो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और इसी में एक स्ट्रक्चर और आता है बीटा प्लीटेड। तो जो एल्फा हेलिक्स होता है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बीटा प्लीटेड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहाँ का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है। इसलिए आप यहाँ पे लिख देना, इसको स्टेबलाइज करता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल के अंदर है। इसका सी पार्ट है, नेम द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज आपका एक डाइसेक्राइड है, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये अपने मोनोमर यूनिट में ब्रेक हो जाता है, और इसके जो दो मोनोमर यूनिट होते हैं उसमें एक होता है ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोज। तो आप लिख देना कि हाइड्रोलिसिस के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक, चलो अब इसका आर पार्ट हम लोग देखेंगे ये क्या है। इसमें पहला पार्ट है, a segment of DNA has 100 adenine and 150 cytosine base. What is the total number of nucleotide present in the segment of DNA? अब आप जानते हो कि जो डीएनए जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके बीच में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसमें हमेशा जो नाइट्रोजनस बेस एडेनिन होता है वो बाइंड होता है थाइमिन के साथ, और जो साइटोसिन है वो बाइंड होता है ग्वानिन के साथ। ठीक है, तो अगर एडेनिन कहीं पे 100 होगा तो थाइमिन भी वहां पे 100 होगा, और ये 100 के साथ मिलके कुल 100 न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। सेम ऐसे साइटोसिन अगर 150 होगा तो 150 ग्वानिन के साथ ये बाइंड होके 150 न्यूक्लियोटाइड को यूज करेगा। तो टोटल यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड आएगा वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 150 मीन्स 250। तो आपको लिख देना यहाँ पे कुल 250 न्यूक्लियोटाइड होंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में केवल एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है किसी स्टेट चेन के अंदर। ठीक, इसका बी पार्ट है, नेम द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन लीवर एंड ब्रेन। हमारे बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो रिस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, ब्रेक होगा और रिलीज करता है एनर्जी। और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बॉडी स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यही ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो जो ब्रेन होगा और लीवर होगा इसमें भी जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। चलिए इसका सी पार्ट है, व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई गिव इट्स वन सोर्स। तो इसके बहुत सारे सोर्स हैं जिसमें सारे फ्रूट्स आ जाएंगे, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, इसके अलावा सनफ्लावर के अंदर, आलमंड के अंदर भी बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। ठीक है, सोर्स कुछ भी आप लिख देना। यहाँ पे केमिकल नेम की बात है, केमिकल नेम में आप जानते हो अलग अलग विटामिन का अलग अलग नाम है, और बस विटामिन के अलग अलग नाम नहीं है, जो विटामिन बी के अलग अलग पार्ट हैं उसके भी अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे कुछ विटामिन का मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, ये इसका केमिकल नाम है। सेम ऐसे ही जो सी है उसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। जो डी होगा उसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। जो विटामिन ई है उसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। और जो विटामिन के है इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। इनका नाम आपको याद रखना है, किसी का भी आपसे पूछ लेते हैं, विटामिन बी नहीं पूछेंगे क्योंकि बी में अलग अलग का अलग अलग नाम होता है। तो डी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ई, तो ई का नाम आप याद रखना, टोकोफेरॉल इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। तो यहाँ पे कुल 3 अलग अलग कन्वर्जन दिया गया है, जिसमें पहला है बेंजाइल एल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल एल्कोहल आप समझ रहे होगे, बेंजीन पे CH2 और OH, इसको चेंज करना है फिनाइल इथेनोइक एसिड में। फिनाइल इथेनोइक एसिड मतलब CH2COOH। ठीक, अब अगर यहाँ पे CN लग जाता तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये आ जाता ग्रुप। तो यहाँ पे CN लगाना है, और CN लगाने के लिए पहले यहाँ पे हेलोजन लगाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग रिएक्शन करा देते हैं SOCl2 के साथ। तो यहाँ पे OH की जगह पे आ जाएगा हेलोजन। ठीक, अब इसका रिएक्शन करा देंगे KCN के साथ, तो यहाँ पे Cl की जगह पे आएगा CN, और जैसे CN आ जाए इसकी हाइड्रोलिसिस कर देना। जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ये पहला कन्वर्जन हो गया। ऐसे दूसरा कन्वर्जन करना है जिसमें प्रोपेनोन को कन्वर्ट करना है प्रोपीन में। प्रोपेनोन मतलब CH3COCH3, और प्रोपीन का मतलब हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं हाइड्रोकार्बन में। ठीक है,
यहाँ पे कन्वर्जन के अलग अलग आपके रिएक्शन हो सकते हैं, अलग वे में कोई भी इसको कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं उसके हिसाब से आपको आंसर बता रहा हूँ, कन्वर्जन के आंसर अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका CH3 CH2 CH3, और ये हमने रिएक्शन किससे करवाया है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन होगा, जिसमें हम लोग जिंक अमलगम यूज करेंगे एलॉन्ग विद HCl, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब डबल बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टर्मिनल पे लगा देते हैं हेलोजन, और उसके लिए Cl2 से रिएक्शन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड Cl, ठीक। अब यहाँ से Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन हम हटाएंगे, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एल्फा बीटा एलिमिनेशन। और ये होता कैसे है, जब आप KOH एल्कोहलिक के साथ इसको ट्रीट कर दोगे, इसका रिएक्शन करा दो, ये बन जाएगा, ठीक। ये तो हो गया सेकेंड। तीसरे में आपको बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन में। बेंजीन मतलब दिस वन, और इसको चेंज करना है किसमें, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन में। मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन का मतलब हो गया यहाँ पे NO2 ग्रुप आएगा, एसिटोफिनोन मतलब COCH3, ये करना है। आप चाहे पहले नाइट्रेशन करा के फिर ए साइलेशन करा देना, या फिर पहले ए साइलेशन करा के फिर नाइट्रेशन करा देना, दोनों मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए कोई भी रिएक्शन आप पहले करा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका करा देते हैं ए साइलेशन। अब ए साइलेशन कराने के लिए आप एसिटिक एनहाइड्राइड से इसको ट्रीट कर सकते हो, या फिर एसिड क्लोराइड से ट्रीट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एसिड क्लोराइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। जब ये रिएक्शन यूज करोगे तो ये हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट ए साइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट ए साइलेशन कराओगे तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसका नाइट्रेशन करा दो। नाइट्रेशन कराने के लिए कंसंट्रेट HNO3 यूज करना है एलॉन्ग विद कंसंट्रेट H2SO4, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम लोग कन्वर्जन कर देते हैं। चलिए 27 पे आते हैं। राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिए गए हैं जिसमें मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। तो पहला जो रिएक्शन है उसमें Br2 सनलाइट यूज करना है, और आपको पता है कि जब हेलोजिनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में कराओगे तो जो चेन होता है, मतलब साइड चेन, उस पे सब्स्टिट्यूशन होगा। इसका सब्स्टिट्यूशन हम लोग करा देंगे। आपका ये जो ग्रुप होगा इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कर देना है CH2 एंड Br, ये पहला प्रोडक्ट हो जाएगा। दूसरे वाले में यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेना है एल्काइल हैलाइड का, और उसका रिएक्शन कराना है सोडियम ट्राई ईथर के साथ, ये वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड बनाना होगा, तो जो भी हाइड्रोकार्बन होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है, चेन में। और दोनों चेन को बाइंड करते हो उसी कार्बन के थ्रू जिसपे हेलोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 CH ये पहला मॉलिक्यूल था, इसी CH के थ्रू दूसरा आपका जो चेन होगा वो बाइंड होगा, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तीसरे वाले में AgCN से रिएक्शन कराना है एल्काइल हैलाइड का। तो जब AgCN से रिएक्शन कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। आपको लिख देना है CH3 CH2 NC। ये रीजनिंग प्रॉब्लम आपसे पूछा था कि आइसोसाइनाइड क्यों बनाता है, इसको पढ़ के रखना कि ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है, इसलिए ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा, इसलिए N के थ्रू बाइंडिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द कार्बन 14 कंटेंट ऑफ एन एंशिएंट पीस ऑफ वुड वाज फाउंड टू हैव 3/10 ऑफ दैट इन अ लिविंग ट्री। हाउ ओल्ड इज दैट पीस ऑफ वुड। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इनसे मतलब तो वैसे भी नहीं है। तो यहाँ पे हम के का रिलेशन लिखेंगे दो अलग अलग कंडीशन में, एक उस कंडीशन में जिसका आपको टाइम बताना है, और एक टी हाफ के लिए, ठीक है। तो लिखोगे 2.303। जब यहाँ पे टी हाफ लिखोगे तो लिखना पड़ेगा लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट टाइम टी हाफ, जो कि होता है R0 का हाफ, ये लिखना पड़ेगा। और ये इक्वल होगा 2.303 बाई टी, जो टाइम बताना है आपको, लॉग, और यहाँ पे 3/10 हो रहा है, मतलब इनिशियल अगर 10 होगा तो फाइनल आपका होगा 3, ठीक है, इसी को यूज करना है। यहाँ पे आर की जो भी वैल्यू होगी उसका हाफ वैल्यू यहाँ लिखोगे तो ये आपको मिलेगा कितना, 2/1 मिलता है, यानी कि यहाँ पे log 2 हमेशा आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसकी वैल्यू 2.303 बाई टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 5730, ये हो जाएगा log 2 इक्वल टू 2.303 बाई टी, जो आपको बताना है। यहाँ लिख देंगे हम लोग log 10 माइनस log 3, ठीक है। अब 2.303 को कैंसिल कर दिया, log 2 की वैल्यू होता है 0.3010 बाई 5730, इक्वल हो जाएगा log 10 की वैल्यू 1, log 3 की वैल्यू 0.4771, और इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 9225, मीन्स 0.5229 डिवाइडेड बाई टी, यही टी आपको बताना है।
अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाता है 9957 ईयर। ये हो जाएगा इसका टाइम। ठीक है, चलिए आपका ये सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। सेक्शन डी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपके पास किसी टॉपिक में या फिर किसी प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।